वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी सोच से, हमारी समझ से परे है। हम इंसान अपनी जिंदगी की परेशानियों से बेजार होकर किसी ऐसी शक्ति की तलाश में होते हैं जो उन सारी परेशानियों का अंत कर दे। और दुनिया में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो आपके लिए काम भी कर सकती हैं, मगर उसके बदले में वो जो कुछ लेती हैं वो शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो सकता है। आज की कहानी ऐसी ही मनोकामना की जिसकी कीमत बहुत महंगी थी। कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्लाइमैक्स आपको बहुत मजा देने वाली है। कई सारी परीक्षाएं देने के बाद जब मुझे बैंक में नौकरी मिली थी तब मैं खुशी से भर उठा था, मगर मुझे क्या पता था कि बैंक कर्मचारी की जिंदगी इतनी बुरी होगी। वैसे तो सरकारी नौकरी का मतलब राजा की तरह जीना होता है, मगर एक बैंक कर्मचारी ही समझ सकता है कि तेल निकाल लेना किसे कहते हैं। ऊपर से मेरी पोस्टिंग इस छोटे से गांव में हो गई। क्या हाँ, बैंक कर्मचारी के नाम पर सिर्फ 4 ही लोग थे, मैनेजर साहब, असिस्टेंट, मैं और चपरासी। सिंगल विंडो होने के बाद भी करीब 4 लोगों का काम मुझे ही करना पड़ता था। विंडो पे बैठना, कैशियर का काम, कैश मिलाना, एंट्री करना। ऊपर से अगर एक दिन छुट्टी हो जाए तो लोग तो बैंक पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे उनका पैसा रखकर वो हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। उनके साथ बहसबाजी करते हुए काम करना जिंदगी जैसे दूभर हो गई थी। नौकरी लगने के 1 साल बाद शादी भी हुई, मगर जिंदगी इतनी परेशानियों से भर गई कि अचानक पिता का देहांत हो गया, मां की तबीयत खराब रहने लगी, ऊपर से ट्रांसफर। रागिनी के साथ वो बॉन्डिंग ही नहीं बन पाई। वो भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती थी। पति पत्नी मिलकर कहीं घूमने जाएंगे, प्यार बढ़ाएंगे, इसका भी समय न मिल पाया। अभी अचानक मां का कॉल आया था कि रागिनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ दार्जिलिंग घूमने जा रही है। मैं परेशान सा उठा था। मां की तबीयत खराब है, मैं यहां हूं, वो दार्जिलिंग कैसे जा सकती, वो भी मुझे बिना बताए। जिंदगी की इन्हीं सभी परेशानियों को लेकर अपना काम खत्म कर मैं अपने किराए के मकान की तरफ लौट रहा था। मकान मालिक सुरेंद्र बाबू वैसे तो काफी अच्छे इंसान हैं। पत्नी के देहांत के बाद उनकी बेटी दामाद उनके साथ ही रहते हैं। मकान का ऊपरी हिस्सा मुझे दिया है, नीचे वो रहते हैं। अक्सर आंगन में कुर्सी लगाए बैठे रहते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती है। मुझे देखते ही बोले, क्या बात है बेटा, बहुत थके थके लग रहे हो, आज काम ज्यादा था क्या? जी, बैंक की हालत तो आपको पता ही है। बेटा मेरा भी एक काम था। अब ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूं, फिर आइएगा। हाँ आता हूं। मैं कमरे में पहुंचकर इतना बेजार हो गया था कि लेट गया। नींद आ गई, कब पता ही नहीं चला। आंख खोली तो 8 बज गए थे। तुरंत उठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगा। आटा गूंथ ही रहा था कि दरवाजे पर सुरेंद्र बाबू थे। बेटा तुम्हें गुलेल चलानी आती है क्या? गुलेल? इस उम्र में मेरे पास गुलेल उलेल नहीं है। नहीं, गुलेल की व्यवस्था मैंने कर ली है। तुम्हें बस गुलेल चलाकर एक कौए को मारना है। कौए को? असली में पिछले 1 हफ्ते से दोपहर के जैसे ही मैं खाकर लेटता हूँ, पास की खिड़की के छज्जे पर एक कौआ आकर काव काव करने लगता है।
उसकी आवाज से मेरी नींद खराब हो रही है और दोपहर को ना सो तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए तुम्हें थोड़ी सी मदद करनी है। इस संडे जरा मारो तो उसे मारकर मुझे क्या लाभ होगा? आप कौन सा मेरे मकान का किराया कम कर देंगे? मैंने थोड़े सख्त लिहाज में कहा। बेटा किराया क्या, मैं तो तुम्हें मुफ्त में ही रख लेता। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह देखता हूं, मगर सारा पैसा मेरी बेटी दामाद के हाथ में जाता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं आता है। मुझे अपने सख्त लहजे पर थोड़ा सा बुरा लगा। आज मूड ठीक नहीं है क्या? वो बोल पड़े। हाँ, वो असली में माँ की तबीयत खराब है, इतनी दूर रह रहा हूँ, काम यहाँ इतना ज्यादा है, सब कुछ मुझसे ना संभल नहीं रहा है। मन करता है सब कुछ छोड़ के चला जाऊं। बेटा मैं मुफ्त में तुमसे कुछ नहीं कराऊंगा, कुछ दूंगा जरूर। शनिवार तो तुम्हारी छुट्टी है ना? हाँ। तो इस शनिवार मेरे साथ एक जगह चलो, तुम्हारी सारी परेशानी मिट जाएगी। कोई जादू करेंगे क्या? वही समझ लो। इस शनिवार चलना, मगर उससे पहले एक काला मुर्गा खरीद ले आना। मैं चौंक पड़ा, ये महाशय करना क्या चाह रहे हैं? शनिवार सुबह 8 बजे ही हम दोनों निकल पड़े। पहले टैक्सी करके शहर के बाहर गए, वहां से उतरकर एक और वो चलने लगे। पतली सी पगडंडी के चारों ओर घनी झाड़ियां और जंगल जैसा इलाका था। रास्ता आगे धीरे धीरे ढलान होते लगा था और अंत में हम पहुंचे एक नदी के पास। नदी में पानी कम था, इसलिए दोनों पैदल ही उसे पार करके उस पार चले गए। यहाँ जंगल अपेक्षाकृत ज्यादा घना था। थोड़ी दूर पहुंचकर कुछ टूटी झोपड़ियां और एक पुराना सा मंदिर दिखा। वो बोले, पहले यहाँ संथाल लोग रहते थे, मैं अक्सर यहाँ घूमने आता था। उनका मुखिया झुमरू, उसके यहाँ तो मेरे नाम का एक बिस्तर लगा रहता था। ये मीठी मीठी खुशबू आ रही है। मैंने महसूस किया, हाँ, चारों ओर एक अजीब सी खुशबू थी। ये महुए की खुशबू है। रात में महुआ पीकर बहुत सी कहानियां वो बताता था। उनका मानना है कि उनके यहाँ 2 तरह के देवता हैं, एक ओंगरू और एक बोंगा। ओंगरू अच्छे देवता होते हैं, उनकी आराधना गांव में की जाती है। उनको सफेद मुर्गे की बलि चढ़ती है। वो मंदिर देख रहे हो, वो ओंगरू का मंदिर हुआ करता था कभी। आजकल ये सभी संथाल लोग शहर चले गए हैं। मुझे आप ये सब कहानी सुनाने यहाँ लाए हैं। देखिए, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, आज घर में रहता तो कुछ काम कर लेता। अरे तुम लोगों की छुट्टी मुझे पता है, या तो पड़े पड़े सोओगे या मोबाइल चलाओगे। छुट्टियां तो हमारी होती थी, घूम घूम कर सारा जगह देखते, नया नया ज्ञान प्राप्त करते थे। मगर आप मुझे संथाल की कहानी सुनाने यहाँ लाए, और सफेद मुर्गा हम तो काला लेकर आए हैं, फिर हमारा यहाँ आने का क्या मतलब? हम यहाँ के लिए नहीं आए हैं बेटा, आओ। वो मुझे और आगे ले गए। यहाँ जंगल अपेक्षाकृत थोड़ा घना था। अचानक एक झाड़ के नीचे एक वेदी सी बनी थी और उस पर एक अंडाकार काला सा पत्थर रखा था। वो बोले, ये बोंगा देवता है, इन्हें एक तरह से अपदेवता माना जाता है। ये गांव के बाहर रहते हैं, उनकी पूजा यहीं होती है। ये चाहे तो इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, मगर बोंगा की पूजा में बलि बहुत जरूरी है। अगर पुजारी बोंगा को बलि नहीं दिए और खाली हाथ ही उसकी पूजा करे तो बोंगा उसकी जान लेकर अपनी प्यास बुझाते हैं। बेटा, मेरी बेटी दामाद को मत बताना कि हम कहाँ आए थे। उनसे कहना डॉक्टर के यहाँ गए थे। मैं नहीं चाहता कि ये सब बातें 2-4 लोगों को पता चले। आज जो पूजा होने वाली है वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी, मगर हाँ, इसके बाद
दोबारा कभी इस इलाके में मत आना, और हाँ, अब अकेले तो कभी मत आना, क्योंकि बोंगा की पूजा 2 लोग मिलकर ही कर सकते हैं, एक मुख्य पुजारी और दूसरा सहायक। पहले झुमरू ये काम करता था। तुम्हारी पूजा में मैं कि मुख्य पुजारी हूं और तुम सहायक। आपने पहले पूजा की है, आपको लाभ मिला है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है आज मेरी जो हालत है हमेशा ऐसी थी? एक वक्त मेरी हालत इतनी बुरी थी कि अपनी पत्नी का इलाज ढंग से न करा पाया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तब झुमरू के आगे मैंने मदद की गुहार की थी, और बोंगा की मदद से ही आज मेरी जिंदगी सुधरी है। आज बाजार के पास इतना बड़ा मेरा घर है, बाजार में 4 दुकानें किराए में चल रही है, दामाद को घर बैठे खिला रहा हूं, और क्या चाहिए बेटा? मैं सुनकर चुप हो गया। इसके पश्चात हम पूजा में बैठ गए। उन्होंने अपने झोले से कुछ सामान और एक कटोरी में चावल निकाला, और साथ ही एक बड़ा सा धारदार चाकू। इसमें मनोकामना करने वाले का खून चढ़ाना होता है। अपना पैंट का उल्टा पाया ऊपर करो और थाई काट कर थोड़ा सा खून यहां गिराओ। थोड़ा सा दर्द होगा, घर जाके दवाई लगा दूंगा, चिंता मत करो। अरे ऐसी कोई बात नहीं। मैंने धारदार चाकू से एक छोटा सा कट लगाया। ढेर सारा खून उस कटोरी में गिर गया। खून में चावल सान कर उन्होंने सामने रखा। मुझसे कहा, अब मैं जैसा बोलता हूं ऐसा बोलो। बोंगा मम मदद करियम देहि। बोंगा मम मदद करियम देहि। करीब 108 बार मंत्र जाप करने के बाद उन्होंने मुर्गे को पकड़ा। वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एक जोरदार वार इसके सर पे मारो, ताकि एक ही बार मर जाए। अब जानवर को ज्यादा कष्ट देना अच्छा नहीं। मैंने बड़ा सा पत्थर उठाकर एक वार मारा। मुर्गा एक ही वार में मर गया। सुरेंद्र बाबू ने उसे उठाकर पत्थर की ओर उछाल दिया। मुर्गे का खून थोड़ा सा पत्थर पर छिट गया। चलो पूजा संपन्न हुई, चले। हम वहां से वापस लौट आए। मुझे अजीब लग रहा था कि मैंने ये क्या किया। अगले दिन संडे था। आंख खुली तो मोबाइल पर एक मैसेज था। मेरा एरियस का 1.5 लाख रुपए रुका हुआ था, उसी के क्रेडिट होने का मैसेज था। अभी नहा धोकर फ्रेश हो रहा था कि मैनेजर साहब का कॉल आया। अविनाश, वो हमारे यहाँ एक असिस्टेंट क्लर्क की नियुक्ति होनी थी ना, उसका आदेश आ गया है। एक नया बंदा आ रहा है भाई, उसे सिखाकर अच्छे से ट्रेन कर लेना है। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरा काम कितना हल्का हो जाएगा उसके आने से। कम छुट्टी तो ले सकूंगा। हाँ, अभी छुट्टी की बात नहीं ना, अभी उसे अच्छे से सिखाना है। मेरे मन की बात मैनेजर साहब कैसे समझ गए? मैं खुशी से झूम उठा और सोचा चलो सुरेंद्र बाबू का काम कर दिया जाए। मैं उनके पास जाकर बोला, लाइए गुलेल, आपके कौए को सबक सिखाते हैं। अरे उसे तो मैंने ही गुलेल से मार दिया है। ओ देखो, वहां लटका कर रखा है, ताकि सब देखें दूसरों को परेशान करने वाले को कैसी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, चलो एक और काम हो गया। सोचकर अभी घर आया था कि अचानक रागिनी का कॉल था। उठाकर ही मैं बोला, सो घुमाई दार्जिलिंग, मजा आया? मैं नहीं गई थी। क्या? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने जाना कैंसिल कर दिया। खाना खाया तुमने? आज शादी के 3 साल बाद रागिनी ने पहली बार मेरे साथ ऐसी बातें की, और ऐसी ही नहीं, काफी देर तक बातें करते रही। मैं आश्चर्यचकित था। क्या बोंगा की पूछा का ये सब नतीजा है? अभी तो आश्चर्यचकित होना और भी बचा था। 4 दिन बाद एक लेटर मुझे मिला, अपॉइंटमेंट लेटर। करीब 1.5 साल पहले एक बड़े बैंक में एग्जाम दिया था। वहां पर अपॉइंटमेंट, वो भी अपने शहर में, है असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। मैं आश्चर्यचकित हो गया। सामान समेटकर जब जाने लगा था तो सुरेंद्र बाबू आकर बोले, तुम चले जाओगे तो घर सूना सूना लगेगा।
इसके बाद मैं किराएदार नहीं रखूंगा। अरे क्यों? दूसरा किराएदार आएगा तो आपको एक और साथी मिल जाएगा, और क्या। नहीं बेटा, अब मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊंगा और बेटी दामाद को ऊपर। आजकल मुझे बड़ा डर लगता है। डर? क्यों? तुम्हें पता है, सपने में वो कौवा आया था। उसने मुझसे कहा, मैं तो तुझे अलर्ट कर रहा था, मैं तो तुझे सावधान कर रहा था। तेरी बेटी दामाद तुझे सीढ़ी से गिराकर मार देना चाहते हैं और तूने मुझे ही मार दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा। मैं अब ऊपर नहीं आऊंगा, मुझे नीचे ही रहना है। सपने होते, आप कैसी बात कर रहे हैं? सपने से डरकर आप अपनी बेटी दामाद पर शक करेंगे। इसके बाद मैं शहर लौट आया। इस बात को करीब 10 साल हो गए। मां भी भगवान के पास चली गई, मगर अब मेरी और रागिनी के जीवन का आधार है रिया, हमारी प्यारी सी बेटी, जिसे सुबह 6 बजे उठाकर स्कूल भेजने और दिन भर पढ़ाई लिखाई कराने की मशक्कत में हम दोनों की जिंदगी बीत रही है। उस दिन ऑफिस से लौटकर देखा तो मां बेटी में राम रावण युद्ध लगा हुआ था। रागिनी चिल्ला रहे थे, चल पढ़ने बैठ, बस पढ़ाई के समय ही तुझे सारी तकलीफें होती है और कुछ नहीं होना है। असली में पिछले 3-4 दिनों से रिया सरदर्द की शिकायत कर रही थी। आई स्पेशलिस्ट को दिखाया था, मगर कोई खास बात ना देखकर उन्होंने सिटी स्कैन और कुछ टेस्ट लिख दिए थे। रिपोर्ट आनी थी। मैंने कहा, ठीक है, उसका सरदर्द कर रहा है तो आज मत पढ़ने दो। मगर यही गलती हो गई। रागिनी तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन रात भर उसने मुझसे बात नहीं की, मगर अगले दिन सुबह खुद ही बोली, आज रिया की रिपोर्ट आने वाली है, साथ चलना है। डॉक्टर ने बताया कि सारी रिपोर्ट क्लियर है, मगर सिटी स्कैन में रिया के सर पर एक ट्यूमर दिखा है, जिसे सर्जरी से वो निकाल देंगे, मगर ट्यूमर। हम दोनों डर गए। अगले कुछ दिनों बाद ही रिया को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और सर्जरी हुई। सर्जरी सक्सेसफुल हुई, मगर अभी दुखों का पहाड़ बचा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि ट्यूमर तो निकाल दिया गया है, मगर ट्यूमर की वजह से रिया के सर में धीरे धीरे कैंसर फैल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत डराने वाली बात थी। वापस लौटते हुए रागिनी बोली, सब कुछ खत्म हो गया ना, हम अपनी रिया को खो देंगे। अब नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा, अरे कीमोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है, बहुत से इलाज हैं। जरूरत पड़ी तो विदेश ले जाकर इलाज कराएंगे। जितने पैसे लगेंगे मैं इंतजाम करूंगा, मगर हम अपनी रिया को खोएंगे नहीं। अरे उसके लिए हम अपनी जान दे देंगे, मगर अपनी रिया को बचाएंगे। हाँ, हम उसे बचाएंगे ना, हम उसे बचाएंगे। कहते हुए रागिनी मुझसे लिपट गई। मैंने मुझसे अपने बाहों में जोर से जकड़ लिया। सच में रिया को तो बचाना ही था। उस दिन रात में अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंज उठी, क्या कर रहे हो? अरे आ जाओ पोंगा के पास। अपनी बेटी की जान बचाने का आखिरी साधन तो वही है। पोंगा तुम्हारी मदद कर सकता है और सिर्फ वही। मैं चौंक पड़ा। मैंने उठकर रागिनी को सारी बात बताई और अगले ही दिन हम दोनों गांव की तरफ चल पड़े। ट्रेन से उतरकर बाहर आए ही थे कि अचानक पुराने बैंक के मैनेजर साहब मिल गए। अरे सर, आप अभी भी यही हैं? हाँ भाई, मैंने ट्रांसफर नहीं ली, अब 2 ही महीने बचे हैं, फिर जॉब से छुट्टी रिटायर होकर गांव में आराम से ही रहूंगा। मगर तुम यहां कैसे इतने सालों बाद? मैंने सच्चाई बताना उचित न समझा और उनसे बोला, वो सुरेंद्र बाबू से मिलने आया था। सुरेंद्र बाबू? वो तो तुम्हारे यहां जाने के 2 साल बाद ही अचानक सीढ़ी से गिरकर दिवंगत हो गए। क्या? हाँ। मैं चौंक पड़ा। तो क्या सुरेंद्र बाबू को सचमुच अपनी मौत का एहसास हो गया था?
मगर ज्यादा बात करने का मेरे पास समय न था। ट्रेन से उतरने के बाद ही आसमान में काले बादल छाने लगे थे। तेज बारिश हो जाती तो मुश्किल था, इसलिए बाजार से काला मुर्गा खरीद के मैं और रागिनी टैक्सी से उस जगह तक पहुंच गए। आसमान में अब बिजलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। अभी वैसे दोपहर के 12 ही बजे थे, मगर शाम का सा अंधेरा छाया हुआ था। हम दोनों चलते हुए उस जगह पर पहुंचे। सालों बाद भी यह जगह वैसी ही वीरान थी और मुख्य मूर्ति को खोजने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि जंगल और घना हो चुका था। मगर थोड़ी सी तलाश के बाद घनी झाड़ियों के पीछे मुझे वही वेदी और काला पत्थर मिल गए। आसपास की जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा करके मैं और रागिनी वहां बैठ गए। मैंने कटोरे में चावल निकाला, चाकू रागिनी को देकर उससे कहा, पैर से खून निकाले। रागिनी ने पैर में कट लगाकर खून निकाला। मैंने चावल से उसे अच्छे से सान कर सामने रखा और रागिनी को साथ कहने बोलकर कहने लगा, बोंगा मम मदद करियम जी, बोंगा मम मदद करियम। 108 बार मंत्र जाप करने के पश्चात मैंने मुर्गे को हाथों में पकड़ा और रागिनी से कहा, पास ही एक बड़ा पत्थर उठाकर मुर्गे के सर में एक वार करे। रागिनी पत्थर उठाकर वार करने ही वाली थी कि अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की। शायद आसपास ही कहीं गिरी थी और इस गड़गड़ाहट ने मुझे और रागिनी दोनों को ही चौंका दिया। और इस अचानक हुई घटना के चलते मेरे हाथों की पकड़ कमजोर हो गई और अचानक ही मेरे हाथों से मुर्गा छूट पासी की झाड़ियों में दौड़ गया। मैं उठकर उसके पीछे दौड़ा, मगर बहुत खोजने के बाद भी मैं उसे अपने पास न ला सका। वो जंगल में कहीं खो चुका था। मगर अब मेरे सामने खड़ी थी असली परेशानी। सुरेंद्र बाबू ने कहा था कि देवता के पास कभी भी खाली हाथ नहीं आना। अगर देवता को बलि न चढ़े तो वो पुजारी की बलि लेकर अपनी प्यास बुझाता है। तो क्या रिया को हम बचा नहीं पाएंगे? हम तो अपनी जान देकर भी रिया को बचाना चाहते थे, मगर ये क्या हो गया? और यहां से लौट पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि देवता मुझे यहां से लौटने नहीं देगा। न मेरी रिया बचेगी और नहीं मेरे प्राण बचेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने रागिनी से कहा, ये क्या हो गया? मगर रागिनी जैसे अपने ही किसी धुन में खोई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अपनी बेटी को खेदने का डर उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था कि तभी मेरे कानों में शब्द गूंज, देवता को बलि दिए बिना यहाँ से जा पाना असंभव है। रिया को बचाना भी असंभव है, मगर बलि तो तुम्हारे पास ही है। क्या सोच रहे हो? चढ़ाओ देवता को बलि। अरे तुम लोग तो रिया को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, तो फिर बचा लो अपनी जान। चढ़ा दो बलि। रिया की जान भी बच जाएगी और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। चढ़ाओ बलि। अचानक मैंने पास ही पड़ा पत्थर अपने हाथों में उठा लिया और अपनी बेटी को ना बचा पाने के गम में डूबी हुई उस बलि को देवता को चढ़ा दिया। सुबह 6 बजे
रिया को तैयार करने के लिए दौड़ धूप शुरू हो चुकी थी। अब रिया क्लास 10th में पहुंच गई थी। उस घटना के कुछ दिनों बाद ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी चली, मगर आश्चर्य, डॉक्टर को उसके शरीर में कैंसर के कोई भी निशान नहीं मिले। धीरे धीरे वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर एक स्वस्थ जिंदगी जीने लगी और हंसते खेलते कब 10th क्लास में पहुंच गई पता ही नहीं चला। सवेरे नौकरानी के साथ उसे स्कूल बस में भेजकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। नौकरानी को कह रखा था जैसे ही रिया बस में चढ़ जाए वो कॉल कर दे। फोन बज उठा। नौकरानी कहा, मालकिन रिया बेबी बस में चढ़ गई है। और इसके साथ ही अपनी कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ रही थी शहर की फेमस इंटीरियर डिजाइनर मिसेस रागिनी सेन, वाइफ ऑफ लेट बैंक असिस्टेंट मैनेजर अविनाश सेन। उस रात जब अविनाश पत्थर लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था, रागिनी के कानों में भी ठीक वही बात गूंज रही थी। और जैसे ही अविनाश उसके पास पहुंचा, मुझे मेरी रिया जिंदा चाहिए। नहीं रागिनी। और इसके साथ ही देवता के उस पत्थर पर खून के छींटे पड़ गए।